नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मोहन सरकार के 2 साल में। मैं हूं आपके साथ रम सिद्दीकी। डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके नेतृत्व में नवाचार और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। साथ ही सामाजिक समरसता और सद्भाव पर भी खास ध्यान दिया गया। पुराने मिथकों और परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए उन्होंने जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। रघुकुल वंश की नीति की तरह वचनबद्धता को प्राथमिकता देने वाले डॉक्टर मोहन यादव अपनी सीधी बात और ऑन द स्पॉट फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इन नवाचारों और योजनाओं का असर आने वाले वर्षों में प्रदेश की प्रगति में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे मोहन सरकार के उन नवाचारों की जिन्होंने एक नई गाथा लिखी है और प्रदेश की प्रगति में एक स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं नजर आने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसीएस और एडीजी स्तर के अधिकारियों को संभाग की जिम्मेदारी। डॉक्टर मोहन यादव का नवाचार ये है कि उन्होंने प्रशासन को राजधानी से बाहर फील्ड स्तर तक ले जाकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों और निगरानी को मजबूत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाते हुए एसीएस और एडीजी स्तर के अधिकारियों को संभागीय जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सरकार ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया। एसीएस और एडीजी को दिए संभागीय दायित्व। फील्ड प्रशासन की कार्यशैली में आई तेजी। जिले और संभाग समन्वय अब हुआ बेहतर। सरकार के इस नए निर्णय से संभाग स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ी। एसीएस और एडीजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी अब सीधे क्षेत्र में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करी, जिससे समस्याओं की पहचान समय रहते हो सकी। कानून व्यवस्था से लेकर परियोजनाओं तक हर विषय पर तेज और प्रभावी निर्णय लेने में ये व्यवस्था मदद आई। अधिकारियों की सीधी निगरानी से जिलों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और जनता की समस्याओं का समाधान भी तेजी से हुआ। सरकार का उद्देश्य है तेज, पारदर्शी और जमीन से जुड़ा प्रशासन स्थापित करना। गृह मंत्री भी हूँ, स्वाभाविक रूप से इस विभाग की भी जवाबदारी मेरे पे है और उसी नाते से मैंने यहाँ अभी चलने वाले प्रदेश की सारी हलचल, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 महीने आचार संहिता के हो गए, स्वाभाविक रूप से हम सब चुनाव अभियान में लगे थे और जैसे ही ये चुनाव का 7वां चरण पूरा हुआ, हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए, और मैंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी जिनने 4 महीने के ये 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहाँ कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। मुझे संतोष है इस बात का कि अभी तक के जो मुझे आंकड़े बताए भी गए, जिस प्रकार से रिकॉर्ड बने हैं, ये हमारे और वो सालों की तुलना में बहुत कम एक तरह से ये घटनाओं पे काफ़ी नियंत्रण हुआ है। अपराध की दर सभी क्षेत्रों में गिरी है, लेकिन फिर भी हमने कहा सजगता रखना चाहिए। साथ ही साथ अगले महीने से बारिश के बाद त्योहारों का सिलसिला चालू होने वाला है, तो त्योहारों में भी हमारी अभी से प्लानिंग बन जाए। जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी या बड़े आयोजन होने वाले, तो वहाँ का प्रबंधन हम कैसे अच्छा करें, क्या करें। खासकर स्कूल कॉलेज जो प्रारंभ होने वाले हैं, तो स्कूल कॉलेजों के आसपास सुरक्षा के प्रबंध कैसे रखें, लड़कियों के स्कूल, लड़कियों के कॉलेज, उनकी विशेष चिंता करें। ऐसे कई विषयों को लेकर के मैंने अपनी बात कही और मुझे संतोष है कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, हमारे प्रशासन इस सारी बातों को करने में सक्षम है। निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योगों को एक मंच पर लाकर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव मजबूत की इस नवाचार ने। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बड़ा निवेश, रीजनल स्तर पर उद्योगों का
बड़ा मंच मिला। नई औद्योगिक नीति पर व्यापक संवाद, युवाओं को रोजगार देने पर खास जोर। मध्य प्रदेश में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उद्योगों को एक ही मंच पर जोड़ने का एक बड़ा प्रयास रहा। यहाँ सरकार अपनी नई औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं, भूमि आवंटन प्रक्रिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को प्रस्तुत किया। कॉन्क्लेव में विनिर्माण, टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष सत्र रहे। स्थानीय उद्यमियों को नए बाजार, नई तकनीक और बड़े निवेशकों से नेटवर्किंग का अवसर मिला। ये आयोजन प्रदेश में रोजगार वृद्धि, औद्योगिक विस्तार और आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण, भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया है। इसलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव का नवाचार ये है कि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए जन सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए ध्वनि नियंत्रण लागू किया, जो प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक संतुलित कदम रहा। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण का बड़ा निर्णय, तेज आवाज वाले यंत्रों पर सख्त निगरानी, भक्तों और स्थानीयों की शांति हुई सुरक्षित, अनुमति बिना लाउडस्पीकर संचालन पर रोक। सरकार का ये निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ध्वनि की सुरक्षा पर केंद्रित है। नए नियमों के तहत धार्मिक स्थलों में लगे ध्वनि यंत्र केवल निर्धारित डेसिबल सीमा में ही चलाए जा सके। देर रात या सुबह के समय लाउडस्पीकर के उपयोग पर सख्त रोक रखी गई। अनुमति प्रक्रिया को सरल किया गया, लेकिन निगरानी और कार्रवाई को मजबूत बनाया गया। प्रशासन का कहना है कि कई जगहों पर अत्यधिक ध्वनि से लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानियां होती थी। इस नियंत्रण से शांति बनी रहेगी और धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकेंगे। वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। खुले में मांस मछली के बिक्री पर रोक लगाई। खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाई, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और बाजार स्वच्छता सुनिश्चित हुई। खुले में मांस मछली बिक्री पर पूर्ण रोक, स्वच्छता बनाए रखने प्रशासन ने कड़ा निर्णय। बाजारों में अव्यवस्थित बिक्री पर कार्रवाई, स्वास्थ्य सुरक्षा और हाइजीन को प्राथमिकता। खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक के इस निर्णय का उद्देश्य शहरों और कस्बों में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाना है। प्रशासन के अनुसार खुले में मांस बिक्री से न सिर्फ दुर्गंध और कचरा बढ़ता है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अब सभी विक्रेताओं को निर्धारित दुकानों, कवर काउंटर और स्वच्छ पैकिंग की व्यवस्था के साथ ही बिक्री करनी है। नगर निगम और नगरीय निकायों को नियमित निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सरकार का मानना है कि इससे बाजार साफ सुथरे हुए और नागरिकों को स्वस्थ सुरक्षित रखा गया। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और
चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। क्षेत्रीय विकास की गति और प्रभावशीलता बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव का नवाचार। उन्होंने राजधानी केंद्रित निर्णय प्रक्रिया को तोड़कर क्षेत्रीय स्तर पर निर्णय और विकास कार्यों की निगरानी लागू की। सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को नई गति देने का निर्णय लिया। डेस्टिनेशन कैबिनेट से क्षेत्रीय संतुलन विकसित कर लक्ष्य पाया। मंत्रिमंडल बैठक अब जाएगी सीधे क्षेत्र तक। सरकार का फोकस विकास को जमीन तक लाना। स्थानीय परियोजनाओं को मिला त्वरित समाधान। डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा का उद्देश्य ये है कि विकास से जुड़े निर्णय राजधानी तक सीमित न रहें, बल्कि सीधे उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां उसकी जरूरत हो। मंत्रिमंडल के सदस्य जिलों में जाकर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद रहा। अधोसंरचना, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी परियोजनाओं का जमीनी मूल्यांकन करके त्वरित मंजूरी दी गई। इससे न केवल योजना क्रियान्वयन में तेजी आई, बल्कि उन क्षेत्रों को भी पहचान मिली जो लंबे समय से विकास से वंचित थे। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से क्षेत्रीय संतुलन विकास को नई दिशा और गति मिली। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर या बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता और संगठन के समन्वय को मजबूत करने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी तय की और उन्हें फील्ड स्तर पर जिम्मेदारी दी। अब मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर संगठन और जनता से संवाद करेंगे, स्थानीय समस्याओं को सुने और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। तो इस नवाचार से शासन और संगठन में तालमेल बढ़ा, निर्णय प्रक्रिया तेज हुई और जनता की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से संभव हुआ। सत्ता संगठन समन्वय के साथ साथ मंत्रियों की ड्यूटी, जिलों में संपर्क बढ़ाने सरकार की नई पहल, पार्टी संगठन और शासन तालमेल पर फोकस, जन सुनवाई और फीडबैक प्रणाली मजबूत। 2 साल के कार्यकाल के बाद मोहन सरकार ने शासन और संगठन को एक साथ मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई व्यवस्था लागू की। अब मंत्री अपने अपने निर्धारित जिलों में नियमित दौरे करें, जहां वे पार्टी संगठन से बैठक करें, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और जरूरी मुद्दों को तेजी से सरकार तक पहुंचाया। इसके साथ ही उन्हें विकास योजनाएं, जन कल्याण कार्यक्रमों और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति का फील्ड स्तर पर भी उन्होंने मूल्यांकन किया। सरकार का मानना है कि इस नवाचार से फैसलों में तेजी आएगी, समन्वय बढ़ेगा और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तुलना में प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी में हम सभी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व अलग अलग हो सकते हैं। कभी हम संगठन के दायित्व पर होते हैं, कभी हम सरकार का हिस्सा होते हैं, कभी जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन मूल पिंड और मूल कार्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का ही है। उस नाते से अगर मैं मंत्री हूं तो ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं का कोई विषय है तो उस पर सुनवाई और चर्चा हो, ताकि उन्हें भी यहाँ पहुंचकर आसानी महसूस हो। और इसी दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया
कि सभी मंत्रियों को भी पार्टी कार्यालय में आकर 2 घंटे का समय देना चाहिए और उसके अनुसार अलग अलग दिन सबके तय किए हैं और उस दिन सभी आकर कार्यालय में बैठेंगे और यहाँ आने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मूल बात है कि कार्यकर्ताओं से संवाद, और जो हो सकने लायक विषय ऐसे हैं जिनके लिए कार्यकर्ता को कई बार परेशान होना पड़ता है, तो उन कार्यों पर तत्काल कार्यवाही होके उनका निराकरण हो सके। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मूल कार्य है संवाद, कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ता का कार्यकर्ता से संवाद। वो हमारे कार्यकर्ता को भी अच्छा लगता है और उस नाते से उसके क्षेत्र का, उसके अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति का या सामान्य रूप से समाज का भी कोई कार्य है तो वो देने के बाद में वो प्रफुल्लित भी होता है और उसको भी ये महसूस होता है कि उसने ठीक जगह तक अपनी बात पहुंचा दी। किसानों की आय सुरक्षा और कृषि बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने सरकार ने सोयाबीन खरीदी में भावांतर योजना लागू कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा और राहत दी, तो मंडियों में भरोसा बढ़ा और फसल की बिक्री प्रक्रिया पारदर्शिता और समयबद्ध हुई। सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना से राहत, सरकारी खरीद भाव और बाजार दर के बीच किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने का प्रयास, योजनाओं से कमाई में होगा संतुलित अंतर। सोयाबीन किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना शुरू की। इस योजना में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी भाव के बीच का अंतर सीधे भुगतान के रूप में मिला। इससे बाजार दर में उतार चढ़ाव के बावजूद किसान सुरक्षित महसूस करने लगे। खरीदी केंद्रों पर अधिकारियों की निगरानी बढ़ाई गई ताकि फसल खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और भुगतान समय पर किया जा सके। सरकार का कहना है कि इस पहल से किसान आर्थिक रूप से सशक्त हुए और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आई। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर, जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1300 रुपये कुंटल का अलग से, हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। आइए बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, सशक्त भारत के नेतृत्व में सशक्त और समर्थ मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। धार्मिक आयोजनों में सरकार की भागीदारी से धार्मिक आयोजनों में शासन और समाज के बीच एक बेहतर तालमेल बनाकर इस नवाचार ने सुरक्षा, सुविधा और सामाजिक समरसता सुनिश्चित की। धार्मिक आयोजनों में सरकार की सक्रिय भागीदारी, उत्सवों में सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की, आयोजनों की तैयारी में प्रशासन की निगरानी, धार्मिक पर्यटन और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर जोर, मंदिर और स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार सक्रिय हुई और ये नवाचार काम आया। राज्य प्रशासन स्थानीय मंदिर समितियों और आयोजकों के साथ मिलकर सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुविधा सुनिश्चित कर सके। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम और अभियान चलाए गए। सरकार का कहना रहा कि इन पहलों से न केवल आयोजन सुरक्षित होंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता को मजबूती मिली। आयोजन स्थलों पर इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी लगातार की जा रही है। जिस प्रकार से हमारे राज्य के कलाकारों ने अपने ये महानाट्य का मंचन, भगवान कृष्ण की जीवन की लीलाओं में अलग प्रकार से जिस ढंग से मेहनत की है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस ढंग की ये हमारी सांस्कृतिक, ये एक तरह से सांस्कृतिक अभ्युदय भी है कि हाँ, कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, इस सब के लिए भगवान कृष्ण भी 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद अगर वो सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में आकर अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, जहाँ 64 कला
14 विद्या, सभी पुराण, चारों वेद, सब में निष्णात होकर के अपने व्यक्तित्व का जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का सांदीपनी आश्रम के बाद दुनिया ने परिचय पाया, वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी है। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोले बाबा महाकाल महाराज की। ड्रोन शो के माध्यम से 4000 से ज्यादा ड्रोन ऊपर आकर के विविध आकृति बना करके मध्य प्रदेश का नक्शा, भारत का नक्शा, सांस्कृतिक अभ्युदय की गाथा, विकास गाथा, ऐसी कई प्रकार की प्रस्तुति ऊपर देगा। विक्रमादित्य के जीवन की भी इतनी विविधता है, एक एक विविधता को कैसे कैसे बता सकते हैं। विक्रमादित्य वीरता के मामले में भी, दानशीलता के मामले में भी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शत्रुहंता। जब राज्यरोहण का दृश्य होता है तो सामने से अपने हाथी, घोड़े, पालकी सवार दौड़ते हुए जिस प्रकार से अपना ऐसा लगता है कि वो युग जीवंत हो गया। और ये सच में कहा भी जाता है। विक्रमादित्य कलयुग के समय के हैं, लेकिन उनकी सत्ता संचालन सतयुग की याद दिला देता है, राम राज्य की याद दिला देता है। ऐसे वीर विक्रमादित्य जिनके जीवन के सभी पक्षों को यहाँ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को भी बधाई, सारे अधिकारियों को बधाई। और ये जो हमारे कला के मंच के माध्यम से विकास के पैमाने में राज्योत्सव भी आनंद से मन रहा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भी चहुमुखी चारों तरफ से आगे बढ़ता हुआ अपने नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव का ये एक और नवाचार, जहां शहरों में धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी केंद्र बनाकर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन बनाने का निर्णय, गीता अध्ययन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र, शहर में शिक्षा और धर्म का सामंजस्य, भवन निर्माण से स्थानीय युवाओं को मिला लाभ। गीता भवन निर्माण योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन भवनों में गीता अध्ययन केंद्र, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित हुई। स्थानीय युवाओं इन कार्यक्रमों में भाग लेकर सीख सके कि आध्यात्मिक और सामाजिक विकास कैसे किया जाए। प्रशासन, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर निर्माण, संचालन और प्रबंधन सुनिश्चित किया गया। सरकार का मानना रहा कि ये पहल नगरीय क्षेत्रों में संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और शहरों को सांस्कृतिक पहचान देने में मदद करेगी। हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है। अब बात विधायकों के लिए इस नवाचार की। जी हां, ई ऑफिस बनाने का निर्णय, जिससे डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाकर विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी में सुविधा प्रदान की। विधायकों के लिए सरकार ने ई ऑफिस बनाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म से कामकाज में गति आई। कागजी कार्रवाई को काम करने का लक्ष्य, जनता से संवाद और शिकायत प्रबंधन आसान। ई ऑफिस में परियोजनाओं की समीक्षा हुई नियमित। ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से विधायकों का कामकाज डिजिटल रूप से व्यवस्थित हुआ। अब परियोजनाओं की समीक्षा, जनता की शिकायतें, फीडबैक और रिपोर्टिंग ऑनलाइन। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रिया में गति आई।
विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी करने, अधिकारियों से संपर्क करने और जनता से संवाद करने में सुविधा मिली। सरकार का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ी, समय की बचत हुई और शासन प्रणाली अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सारी व्यवस्था को ऑनलाइन करना चाहती है, डिजिटली करना चाहती है। उस नाते से हमने अपनी पूरी सरकार की सारी कामों की योजनाओं को लेकर सभी विभागों का तालमेल कराने को लेकर के डिजिटलाइजेशन का अभियान चलाया हुआ है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है। और आज के युग में हम जितना अपने सारे पेपर्स को ऑनलाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें पारदर्शिता भी रहती है और त्वरित गति से सब चीज़ों में काम की पोजीशन भी दिखाई देती है। मैं मान के चलता हूँ कि ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार तत्परता के साथ जनहितैषी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा और महिला वर्ग के विशेष ध्यान रखने वाले सभी कामों को फोकस करते हुए डिजिटलाइजेशन से आगे बढ़ना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को इन कामों का राहत भी मिलेगी और काम के अंदर और गति बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं, बधाई। मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में हुए ये नवाचार सिर्फ योजनाएं भर नहीं हैं, बल्कि राज्य के विकास मॉडल की नई दिशा माने जा रहे हैं। अब चाहे ये नवाचार तकनीकी क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो या सामाजिक सुरक्षा में हो, हर क्षेत्र में तेज गति के कदम उठाए गए हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।